एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का रिसर्च मेथोडोलॉजी के इस व्याख्यान श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान श्रृंखला में लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। अब इसके आगे आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभाव्य प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इस व्याख्यान को आप लोग ध्यान से सुनिए। जरूरत पड़ने पर नोट्स लीजिए तो आपके सभी कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट होंगे। और अगर समझ में नहीं आता है, कहीं भी अगर आपको कुछ डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स होती क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें समस्त यूनिवर्स में कहें या पॉपुलेशन में कहें, जनसंख्या में कहें, प्रत्येक मेंबर को चुने जाने की बराबर बराबर संभावनाएं होती हैं। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द यूनिवर्स। जब सभी मेंबर्स को बराबरी से चुने जाने का अवसर मिलता है, ऐसी स्थिति में जो भी हम सैंपल लेते हैं वो हमारे संपूर्ण न्यायदर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसका सबसे पहले प्रकार है जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग या हम इसको बोल सकते हैं संभाव्य न्यायाधीश चयन प्रक्रिया, जिसमें सभी सदस्यों को चुने जाने की संभावना बराबर बराबर होती है। परंतु इसके लिए एक कंडीशन होती है जरूरी, कि इसमें जब पॉपुलेशन कैसा हो, जब आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपके रिसर्च का, आपके शोध का जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन कैसा हो, होमोजीनियस हो, और साथ ही साथ नॉट वाइडली स्प्रेड, मतलब समजातीय हो, सजातीय हो, और बहुत ज्यादा फैला हुआ ना हो ना। जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में रैंडम सैंपलिंग या संभाव्य न्यायाधीश चयन प्रक्रिया बहुत उपयुक्त होती है ना। रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित तकनीकी न्यायाधीश चयन प्रक्रिया, ये बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है ना। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक्स टू बी यूज्ड। ठीक है, तो दैट मीन्स ये बात ध्यान रखेंगे, जब आपका पॉपुलेशन कैसा हो, होमोजीनियस हो, नॉट वाइडली स्प्रेड हो, तो तब ऐसी स्थिति में आप रैंडम सैंपलिंग को उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि जो हमारे पास पॉपुलेशन का फ्रेमवर्क होता है, रैंडम सैंपलिंग इज यूजफुल व्हेन द फ्रेम मस्ट बी अवेलेबल। जनसंख्या का जो ढांचा है वो आपके पास है, आपके पास जितने भी सदस्य हैं उस जनसंख्या के अंतर्गत हैं, उन सबकी आपके पास लिस्ट उपलब्ध है आसानी से, तो आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने स्टडी करना चाह रहे हैं एंजाइटी इन रिलेशन टू स्ट्रेस, टेंशन एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ मिडिल स्कूल टीचर्स ऑफ भोपाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप किस पे काम करना चाह रहे हैं? आप करना चाह रहे हैं एंजाइटी को किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? तनाव के, स्ट्रेस की स्थिति में आप देख रहे हैं, टेंशन में, और उनका जो मासिक आय है, खर्चे हो रहे हैं, उस संदर्भ में आप मिडिल स्कूल टीचर्स के ऊपर, भोपाल मध्य प्रदेश के मिडिल स्कूल के स्कूल टीचर्स पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब आपका जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गया, यहाँ पर भोपाल शहर के सारे मिडिल स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो आपके क्या हो गए, यहाँ पर जनसंख्या हो गई। ठीक है ना। तो दैट मीन्स इस एग्जाम्पल में जो बात मैंने अभी आपको बताई, पॉपुलेशन क्या हो गई, ऑल मिडिल स्कूल टीचर्स ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब फ्रेम अगर अपन बोले, क्योंकि यहाँ पे ये संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि हम डीओ ऑफिस से आप लिस्ट ले सकते हैं।
ठीक है। तो वहां से पॉसिबल टू मेक लिस्ट ऑफ ऑल मिडिल स्कूल टीचर्स भोपाल। तो आपको कितने टीचर्स हैं आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरी बात अगर देखें इसमें जो कंडीशन थी, पॉपुलेशन कैसा है, सजातीय है, होमोजीनियस है, और बहुत वाइडली स्प्रेड नहीं है। तो इसको आप आसानी से इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको जितने भी जनसंख्या में जितने भी सैंपल है, उस सैंपल का आपको लिस्ट आसानी से उपलब्ध है। और साथ ही साथ आपका जो सैंपल है वो कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, होमोजीनियस है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। जो रैंडम सैंपलिंग होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ रैंडम सैंपलिंग। तो पहला प्रकार है फिश बाउल या चिट और लॉटरी सिस्टम। ठीक है ना, लॉटरी प्रोसीजर, या तो अपन उसको लॉटरी विधि कह सकते हैं, लॉटरी विधि के नाम से आप सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। चिट बना के भी उठा सकते हैं, फिश बाउल कहते हैं। ठीक है, तीनों बातें एक ही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, आपके पास सारे के सारे जो पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर हैं उनका आपके पास क्या आ गया, सूची उपलब्ध है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है, ये प्रोसीजर, इट इज यूजफुल व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट टू लार्ज। क्योंकि यहाँ पर आपको उनकी चिट बनानी पड़ेगी, है ना, स्लिप बनानी पड़ेगी, फिर आप उसको उठाएंगे। तो ये कब उपयोगी है, ये तभी उपयोगी जब पॉपुलेशन आपका बहुत बड़ा ना हो, आसानी से आप हर मेंबर के नाम की चिट बना सके। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, तो इट इज इजी टू मेक चिट फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। आसानी से आप हर मेंबर की चिट बना सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जितनी भी चिट आपके पास है, कैसी होनी चाहिए, जो आप काट रहे हैं, पेपर के पीस ले रहे हैं, वो पीस कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। कोई छोटा कोई बड़ा कोई लंबा ऐसा नहीं लेंगे। कैसे होंगे, इट मस्ट बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, कलर, फोल्ड्स एंड शेप। ऐसा क्यों, क्योंकि उठाते समय, है ना, आप बिल्कुल भी बायस्ड ना हो। ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, बिल्कुल एक जैसे होंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आपने चिट बनाया, एक ही कलर के पेपर को लिया और एक समान आपने उनके पीसेस किए, और उनके फोल्ड भी आपने उतने की, अगर आप 4 फोल्ड कर रहे हैं, 4 बार उसको मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, तो केवल 4 बार ही सारी चिट को मोड़ेंगे। ठीक है। तो सब सारी की सारी कैसी हो गई, चिट आपने जो बनाई, सारी की सारी चिट आइडेंटिकल है। ठीक है, जिनको आप आसानी से एक जार में रख सकते हैं और सब एक जैसी दिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक स्टडी करना चाह रहे हैं, और उस स्टडी में जो पॉपुलेशन का साइज है कितना है, 150। ठीक है, 150 है, और जो शोध करता है उसको कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 50, है ना। तो 150 में से कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 50 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। तो आसानी से अब आप यहाँ पे जो 150 है उनका आप चिट बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया कि आपके पास जो 150 जनसंख्या है, उस जनसंख्या के सारे मेंबर्स को आपने एक सीरियल नंबर अलॉट किया, है ना। सिंपली भी आप दे सकते हैं 1 2 3 4, या कोई कोडिंग जो भी कर रहे हैं आपने सबको अलॉट कर दिया, उनके नाम के आगे। और फिर राइट सीरियल नंबर ऑन अ सेपरेट सेपरेट चिट। अलग अलग जो आपने चिट बनाई है, हर चिट में आपने अलग अलग उनको नंबर को आपने लिख दिया। ठीक है ना। फिर आपने उसकी फोल्ड किया। सेकंड पॉइंट आता है कि फोल्ड आप करेंगे चिट को आपने, और 4 टाइम आपको फोल्ड करना है, तो आप सिर्फ उसको 4 टाइम ही फोल्ड करेंगे। ठीक है ना, मोड़ेंगे। और फिर देन कीप ऑल 150 चिट्स इन अ कंटेनर, एक जार में आप उसको रख लेंगे। ठीक है। जार में रखने के बाद क्या करेंगे, आप उसको जार को मिक्स करेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद चिट को टेक इट 1 चिट, केवल एक ही चिट को बाहर उठा के निकालेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि आपने जो चिट उठाई उस चिट पर नंबर कितना था, 30, सीरियल नंबर 30 लिखा हुआ था। तो इमीडिएटली आप एक शीट पर उस सिलेक्टेड नंबर को लिख लेंगे। ठीक है। क्या किया आपने, पहले कंटेनर में जितनी भी चिट थी उनको अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद आपने क्या किया, एक चिट को उठाया, है ना। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि आपका जो नंबर उठा क्या है, वो 30 उठा नंबर, और आपने उसको लिख लिया पेपर पे, फिर वापस उस चिट को फोल्ड कर दिया।
ठीक है ना। सेपरेट शीट पे आपने लिख लिया, और जो चिट आपने उठाए थे उस चिट को आप वापस फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की बात कर रहे हैं हर चिट के उठाए जाने की, 150 में से हमको 50 उठाने हैं, तो हर मेंबर को बराबर बराबर चांस मिलना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द चिट नंबर इज 1/50। ठीक है। तो हर चिट, जितनी भी चिट उठाएंगे हर चिट को यही संभावना प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप उस चिट को रीफोल्ड करेंगे, जो 30 नंबर की चिट निकली थी उसको रीफोल्ड करेंगे। फिर उसको उतने ही फोल्ड करने के बाद आप उसे सेम कंटेनर में वापस डाल देंगे। ठीक है ना, अलोंग विद द अदर चिट, सारी चिट के साथ, है ना। फिर आप उसको मिक्स करेंगे। आप फिर से, आपके पास कितनी चिट हो गई, 150 चिट फिर से हो गई। फिर आपने उसको अच्छे से शेक किया, मिलाया, फिर उसमें से आपने एक चिट को उठाया। तो रिपीट द सेम प्रोसेस। आप उठाएंगे 15 मेंबर्स, जब तक आपके पास 50 मेंबर्स नहीं उठ जाते। परंतु इसमें ये ध्यान रखना है कि हर बार आप जो भी सीरियल नंबर निकलेगा उसको पेपर पे लिख लेंगे, और उसको फिर से फोल्ड करेंगे, और वापस आप उसको कंटेनर में डाल के उसको शेक कर लेंगे, मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इस प्रोसेस को जब तक करते रहेंगे जब तक कि आपके पास 50 नंबर नहीं हो जाते। परंतु साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है बाई चांस जो पहले नंबर पर चिट उठी थी, या दूसरे नंबर पर चिट उठी, या तीसरे नंबर पर जो चिट उठी, वो बाद में रिपीट हो जाए। तो रिपीट हो जाएगी तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप, इग्नोर इफ सेम नंबर अगेन सिलेक्टेड, है ना। वापस अगर सेम नंबर आता है तो उसको आप, हमें क्या करना है, वापस उसको फोल्ड करके डाल देंगे। ठीक है। फिर दोबारा उठाएंगे, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक आपके पास 50 मेंबर्स के सीरियल नंबर नहीं आ जाते। ठीक, समझ में बात आ रही है। तो ये कौन सी मेथड हो गई, आपकी लॉटरी सिस्टम हो गई, जिसमें कि आपने जितने पॉपुलेशन में मेंबर है उन पॉपुलेशन के मेंबर्स को आपने सीरियल नंबर अलॉट किया, चिट बनाई, हर चिट पे आपने सीरियल नंबर लिखा, उनको एक समान, एक जैसा बिल्कुल फोल्ड करेंगे, और कंटेनर में डालेंगे, मिक्स करेंगे, और एक एक करके उठाएंगे, और वापस फोल्ड करके डाल देंगे। और जो चिट आप उठा रहे हैं उसका नंबर आप सेपरेट शीट पे लिखते जाएंगे। ठीक, समझ में आता है इतनी। तो ये कौन सी मेथड हो गई, ये मेथड हो गई आपकी लॉटरी सिस्टम। ठीक है, या चिट मेथड प्रोसीजर है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर सैंपल को आसानी से चुन सकते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरी रैंडम मेथड होती है रैंडम नंबर टेबल। ठीक है, ये रैंडम नंबर टेबल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये जो रैंडम नंबर टेबल है ये टिपिट, ये थे उनकी बनाई हुई है। और इसमें उन्होंने 10,000 से कहीं ज्यादा नंबर को, सीरियल नंबर्स को उन्होंने लिखा था। और इसमें काफी सारी शीट्स होती हैं, शीट्स पे टेबल बनी होती है ना। तो इसको आइए देखते हैं अपन इसको कैसे यूज करते हैं, इस रैंडम टेबल को। इसको मैं भी पूरा बताती हूँ डिटेल में आपको। ये जो टेबल देख रहे हैं, एक्चुअली इट इज प्री जनरेटेड लिस्ट ऑफ डिजिट्स अरेंज इन अ ग्रिड। आप देखिए, जो भी आप देख रहे हैं इस रैंडम टेबल में, ये जो नंबर जितने भी सिलेक्ट किए हैं ये सब कैसे हैं, प्री जनरेटेड डिजिट्स हैं। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स में है ये, 1 2 3 4 5, फाइव फाइव डिजिट्स में सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर कॉलम्स हैं और रो भी है। ठीक है, तो ग्रिड में है। और वेयर ईच डिजिट वॉज ओरिजिनली चूजन रैंडमली, यहाँ पे जो भी नंबर लिखे गए हैं ये रैंडमली सिलेक्टेड ना डिजिट्स है। ठीक है, एंड इट इज यूज टू सिलेक्ट रैंडम सैंपल फॉर स्टडीज। और इसको जनरली रैंडम नंबर टेबल को यूज ही किया जाता है कि जब हमको नंबर के थ्रू सिलेक्ट करना है रैंडम नंबर से, तो इजी मेथड हो जाती है जिसके थ्रू आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसमें देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज को। ठीक है ना, हाउ टू यूज रैंडम टेबल, कैसे टेबल को यूज करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, असाइन यूनिक नंबर टू ईच इंडिविजुअल। आपका जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को आप अपना एक नंबर अलॉट कर देंगे। सिंपल सा, आप यूनिक नंबर से मतलब 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, आप ABCD भी दे सकते हैं, अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना, यूनिक नंबर आपने अलॉट कर दिया।
नंबरिंग से। और नंबरिंग में भी जरूरी नहीं है कि ना आप 1 2 से शुरू करें, आप 11 12 से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप 52 53 से शुरू कर सकते हैं, या 100 से शुरू किया है ना, या 150 से शुरू किया, डिपेंड्स। तो आप असाइन करेंगे एक यूनिक नंबर। दूसरी बात, दूसरा स्टेप्स में आपको करना होगा कि डिटरमाइन डिजिट ग्रुप। आपको जो डिजिट आपने लिया उस डिजिट ग्रुप को कैसे आप चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 500 नंबर जो लिखा हुआ है, इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं, है ना, यूनिट, टेंस और 100, है ना। तो 3 डिजिट नंबर है, ये कैसा नंबर है, यहाँ पे हमने डिजिट ग्रुप डिसाइड किया कि हमारा ग्रुप डिसाइड कितना है, 3 डिजिट नंबर्स वाला है। ठीक, समझ में आ रही बात इतनी। दूसरी बात आप करेंगे, स्टार्ट अ रैंडम पॉइंट। आप जो भी काम शुरू करेंगे इसको किसी भी एक रैंडम, एट रैंडम, कोई भी शीट आपने रैंडमली सिलेक्ट कर ली, उस शीट का कोई भी रो और कॉलम आप रैंडमली सिलेक्ट करके करेंगे, ठीक है ना। तो ओपन द पेज रैंडमली, है ना, आपने पेजेस को रैंडमली ओपन किया। फिर रीड द टेबल एट रैंडम कॉलम एंड रो, है ना, जो कॉलम रो में से भी आप रैंडमली पेंसिल रख लीजिए, उसके आधार पे आप इसको स्टार्ट करें काउंटिंग। सपोज मान लीजिए आपने पेज नंबर ओपन किया 18, ठीक है, 18 नंबर का पेज ओपन हुआ। तो यहाँ जैसे मैंने आपको ये टेबल दिखाई, इस टेबल में आप देखेंगे ये शीट नंबर कौन सी है, ये 18 नंबर शीट खुली है, ठीक है। इस 18 नंबर की शीट में आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं कॉलम नंबर 2 से शुरू किया मैंने, ठीक है, कॉलम नंबर 2 से, और रो नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया 3 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, 3 5 7। इसमें जो नंबर है पूरा है 82 3 5 7, परंतु हमेशा जब अपन काउंट करते हैं तो पीछे लास्ट डिजिट से लेना शुरू करेंगे। तो इसमें कौन सा है, 3 डिजिट में 3 5 7। तो इसको आप नोट कर लेंगे। 500 में से आपके पास ये आ गया। परंतु देखिए सेकंड नंबर पे अब ये है 994, है ना। तो 994 इट इज मोर देन 500, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 701, तो इस डिजिट में भी ये 700 में जा रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, 088, 88 नंबर, ठीक है। इसको आप सीरियल नंबर आपने नोट कर लेंगे सेपरेट शीट में। इसके बाद 791 आ रहा है, इसको भी हटा देंगे, है ना। फिर या नीचे देखिए 058 है लास्ट 3 डिजिट में, तो 58 नंबर आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 741, तो इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ 700 इज मोर देन 500, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट वाला 503, इसको भी इग्नोर करेंगे। अब इसी तरह से आप सीक्वेंस पे बढ़ते चले जाएंगे, और जब तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जब तक हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर सैंपल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक, समझ बात आ रही है इतनी। चलिए, इसके बाद देखते हैं रीड द नंबर। नंबर को आपको रीड करना होगा, ये चीज में जो सपोज यू सिलेक्ट टू यूज कॉलम नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 कॉलम लिया, रो नंबर 2, तो यहाँ पर ये नंबर आ रहा है 80200, ठीक है ना। तो यू हैव टू सिलेक्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 200, लास्ट 3 नंबर क्या है, 200, तो आपने सेलेक्ट किया 200 को। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर में क्या आ रहा है सीक्वेंस में, 80400, तो इसमें आपका नंबर कौन सा सिलेक्ट हुआ, 400, है ना। इसी तरह से आप नंबर सेलेक्ट करते जाएंगे, और जो भी नंबर है नंबर टेबल से ही लेकर लिखते जाएंगे। फिफ्थ स्टेप जो आपको करनी है, सेलेक्ट एंड स्किप, ठीक है। कौन से नंबर है जिनको अपन सिलेक्ट करेंगे, कौन से नंबर है जिनको हम स्किप करेंगे। तो सिलेक्ट द नंबर विद इन द रेंज, जो मैंने अभी आपको बताया था टेबल में, आपका नंबर है 500 है, 500 के अंदर आ रहा है 500, और उसके अंडर है, अंतर्गत आ रहा है, तो उस नंबर को आप सिलेक्ट करेंगे। परंतु स्किप कौन से नंबर को करेंगे, ऐसा नंबर जो कि क्या रहा है, आउटसाइड द रेंज, मोर देन 500, ठीक है ना, तो उसको वहां पे स्किप कर देंगे, इग्नोर करेंगे। समझ में आ रही बात इतनी, ओके। अब इसका 6 स्टेप है, कंटिन्यू टिल कंप्लीट। इस प्रोसेस को हमको लगातार कंप्लीट करना है, जब तक कि आपका पूरा का पूरा नंबर जो आपने चुनना चाहते हैं नंबर, उसको कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, ये बात समझ में आ रही है अपनी। कैसे हमने रैंडम नंबर टेबल को यूज किया, रैंडम नंबर टेबल में आपने सबसे पहला काम किया कि हर मेंबर को आपने यूनिक नंबर, सीरियल नंबर अलॉट किया, है ना। फिर डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे। डिजिट नंबर फाइंड आउट होने के बाद आप कोई भी रैंडमली शीट को ओपन करेंगे, और उस शीट में से आप अपने में से
सिलेक्ट करेंगे, और जो आपके रेंज में नंबर होंगे उन्हीं नंबर को आप लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो आउट ऑफ द रेंज होंगे उनको स्किप कर देंगे। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब रैंडम सैम्पलिंग में सेकंड मेथड होती है कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर। जनरली जो रैंडम नंबर लिस्ट होती है उसको हम सॉफ्टवेयर को यूज करके कंप्यूटर रैंडम नंबर को जनरेट आसानी से कर सकते हैं। तो इट अ वे टू जनरेट रैंडम नंबर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मदद से आप इसको जनरेट कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स, अगर इस तरह से अगर आपको जनरेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मनी रैंडम नंबर्स, है ना, आप जो भी लेना चाह रहे हैं, आपके पास जो भी पॉपुलेशन है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये आपके पास आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, जिन सॉफ्टवेयर की मदद से आप आसानी से कंप्यूटर से अपने रैंडम नंबर टेबल को जनरेट कर सकते हैं। तो एक जो सॉफ्टवेयर है उसको कहते हैं अपन स्टैट ट्रिक्स रैंडम नंबर जनरेटर। इसके मदद से आप आसानी से रैंडम नंबर टेबल को जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्राफ पैड सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर जिनको आसानी से यूज करके हम रैंडम नंबर टेबल को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो बता रहा है रैंडम नंबर टेबल को आप जनरेट करके फिर उसमें आप वही प्रोसेस रिपीट करेंगे रैंडम नंबर टेबल में, जो मैंने अभी आपको बताया उसी तरीके से आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है उसके क्या लाभ है और क्या से दोष है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। एडवांटेज क्या है? नो डाउट, जैसे मैंने अभी बताया कि रैंडम सैम्पलिंग से जब आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द टारगेट पॉपुलेशन। जो टारगेट पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन जनसंख्या को ये पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम अनबाइज्ड होते हैं, मतलब पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होते, है ना। इसमें हर प्रत्येक सदस्य को चुने जाने की बराबर बराबर संभावना होती है। और नो डाउट जो भी आप उस सैंपल लेते हैं उस सैंपल से फिर आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो इजी टू एनालाइज, आसानी से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट द रिजल्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आ जाता है, क्लियरली आप उसको लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है इसकी उपयोगिता, उसके लाभ है अगर आप रैंडम सैंपल टेक्निक को यूज करते हैं। इसके कुछ दोष भी है ना, डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू यूज। कब कठिनाई होती है? जब आपके पास पॉपुलेशन साइज कैसा हो, बहुत बड़ा। तो ऐसी स्थिति में पूरे सदस्यों की लिस्ट बनाना बहुत कठिन काम हो जाता है, ठीक है ना। या तो पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो या बहुत फैला हुआ हो, तब आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं उसमें इट रिक्वायर्स नंबरिंग ऑफ ईच सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, क्योंकि पॉपुलेशन में जितने भी सदस्य हैं हर सदस्य का आपके पास नाम होना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए, कितने नंबर में, कहाँ है, कैसे है। तो इस चीज को करने में कई बार टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और कॉस्टली भी। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है और बहुत बिखरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये अभी बात की हमने रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक की क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रैंडम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। दूसरी विधि होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित न्यायाधीश चयन प्रक्रिया। व्यवस्थित न्यायाधीश चयन प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, जो कंडीशन है इसको हम कब यूज कर सकते हैं? इट इज यूज ओनली इफ द गिवन पॉपुलेशन इज लॉजिकली होमोजीनियस, है ना। कैसा है? जब पॉपुलेशन क्या हो, सही तार्किक रूप से सजाती हो, ऐसी स्थिति में ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बिकॉज सिस्टमेटिक सैंपल यूनिट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पॉपुलेशन, है ना, पूरे जनसंख्या में वो बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड हो आसानी से, ताकि आप तभी हम उनकी लिस्ट भी बना पाएंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, तभी हम इस सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आप क्या कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले इसको करते समय आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट। तो सीरियल मार्किंग मेथड को आप यूज करेंगे, जितने भी मेंबर हैं उन सब मेंबर को आप सीरियल नंबर देंगे।
और सीरियल नंबर नंबर जो दे रहे हैं वो अल्फाबेटिकल भी दे सकते हैं और सीरियल नंबर मार्किंग के थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों से आप उनको लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात, सैंपल इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, पहली बात, और रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट से आप शुरू करेंगे, जैसे रैंडम मेथड में करते हैं वही करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी हम रैंडम ले रहे हैं एट फिक्स पीरियोडिक इंटरवल, तो उसमें हमने एक फिक्स पीरियोडिक इंटरवल रखा कि हम आप एवरी थर्ड नंबर का जो हमारा नंबर आएगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, या एवरी फिफ्थ नंबर या एवरी टेंथ नंबर, है ना। तो ये आपने क्या किया है, एक फिक्स पीरियोडिक इंटरवल को आपने सिलेक्ट कर लिया है ना। तो इसको अपन कहते हैं जनरली सैम्पलिंग इंटरवल, है ना, न्यायदर्श अंतराल। ठीक है, इस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज, और इसको साइंटिफिकली आप अपने मन से तय ना करके साइंटिफिकली भी डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए जो पॉपुलेशन साइज है और जो आप डिजायर्ड सैंपल साइज चाहते हैं उससे आप पॉपुलेशन साइज को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो सैम्पलिंग इंटरवल है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट। मान लीजिए जैसे, ठीक है, इसको करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, जो नंबर आप सैम्पलिंग इंटरवल ले रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय के। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। कैपिटल एन जो बता रहा है आपके पॉपुलेशन साइज को, स्मॉल एन शो कर रहा है आपके डिजायर्ड सैंपल साइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉपुलेशन साइज कितना है, 10,000। ठीक है, 10,000 है और रिक्वायर्ड सैंपल आप चाहते हैं कि 400 आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपके पास के हो गया 10,000, एन हो गया आपका, स्मॉल एन हो गया, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू 10,000 है, और स्मॉल एन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 400। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में आपने पुट किया तो क्या हो गया यहाँ पे, 10,000 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 आपने क्या कैलकुलेट किया, 25 आपने कैलकुलेट किया अपना सैम्पलिंग इंटरवल। तो हम हर 25वें जो भी लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में हर 25वें सदस्य को सिलेक्ट करेंगे, ये आपने यहाँ पर तय हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और इंटरवल सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि सभी सदस्यों को चुने जाने की बराबरी से संभावना है, और इस किसी भी आप इंटरवल पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। आप उसको जरूरी है हम 1 से शुरू करें, हम उसको 100 से शुरू करें या 50 से शुरू करें या 60 से शुरू करें, जिस भी पॉइंट से शुरू करें उसके बाद आप एवरी 25 के बाद लेंगे। तो रैंडमली आपको नंबर स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसके क्या इसमें एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है ना, इसके इसमें क्या लाभ है और क्या दोष है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, ये मेथड भी अगर पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं है तो इट इज, और होमोजीनियस है, तो इट इज सिंपल टू यूज, आसानी से इसको हम उपयोग कर सकते हैं। पॉपुलेशन जैसे इवनली सैंपल्ड है, सैंपल यूजुअली रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, है ना, पूरे जनसंख्या का सही रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसके डिसएडवांटेजेस है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैन इंटरेक्ट विद द हिडन पीरियोडिक ट्रेड्स विद इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कई बार जो छुपे हुए कुछ ट्रेड्स होते हैं, उनके शील गुण होते हैं, वो उनके कारण उनसे इंटरेक्ट होकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, परंतु सिलेक्ट करते समय वही बच्चा, अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस को देखना चाह रहे हैं, है ना, बुद्धि को देखना चाह रहे हैं, परंतु वहां पे एक हिडन ट्रेड ऑलरेडी है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, है ना, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो वो इंटरेक्ट करके कई बार आपको जो रिजल्ट है उसको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसके ये डिसएडवांटेजेस है। समझ में आ रही बात कि किस तरीके से सिस्टमेटिक टेक्निक को आप यूज करेंगे। इसमें सीधे सीधे हमने जो सैंपल इंटरवल है उसको कैलकुलेट करने के बाद आसानी से रैंडमली आपने कोई भी पॉइंट डिसाइड किया, उस पॉइंट से आप उसको सिलेक्ट करना कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। अब आइए बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। स्ट्रेटिफाइड मतलब निश्चित क्रम, निश्चित
क्रमबद्ध तकनीकी है, प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया है ये। इसमें क्या होता है जनरली, यहाँ पर भी इसको हम कब यूज करते हैं, जब हमारा पॉपुलेशन कैसा हो, हेट्रोजेनस हो और नॉट वाइडली स्प्रेड, है ना, सजातीय नहीं है हमारा, है ना, वहां पे विषम जातीय है, जो अलग तरह के मिक्स लोग हैं, परंतु बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं, निश्चित क्रम वर्ग विधि से, ठीक है ना। तो इसमें कैसे करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए आप एक कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं, एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर, इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये मैंने टेबल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर के लिए हुए, यहाँ पर सपोज वहां पे कितने हैं, यहाँ पर 10,000, ऑन द बेसिस ऑफ 10,000 स्कूल्स हैं, ठीक है ना। और उसमें अगर अपन जेंडर वाइज अगर करते हैं, तो जेंडर वाइज हमने पॉपुलेशन में देखा कि मेल जो है टोटल 6,000 है, फीमेल कितने हैं 4,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये भी देखना चाह रहे हैं कि रेसिडेंशियल बैकग्राउंड का क्या इफेक्ट हो रहा है, साथ में क्या फर्क पड़ता है ना। तो रेसिडेंशियल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली हमने फिर उनमें देखा, तो जो जितने भी मेल हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो कितने हैं 4,000 है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 2,000 है, अर्बन में 4,000, रूरल में। अब ये देखिए यहाँ पर जो उनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो यहाँ पे मिडिल और लो ग्रुप, ठीक है। मिडिल ग्रुप में कितने आ रहे हैं, ग्रुप में 2,000 है, लो ग्रुप में भी 2,000 है, परंतु रूरल एरिया में मिडिल ग्रुप में 500 है और लो ग्रुप में आ रहा है 1,500, है ना। अगर परसेंटेज वाइज इसी चीज को हम देखें, यहाँ पर देखिए 10,000 में से कितने मेल थे पूरे पॉपुलेशन में, 6,000, ठीक है। फिर उनके रेसिडेंशियल बैकग्राउंड, उनके किस क्षेत्र में, किस एरिया पे को बिलोंग करते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में देखा, अर्बन और रूरल में, तो 4,000 शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 2,000। फिर उनके हमने सोशो इकोनॉमिक्स, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, मिडिल ग्रुप और लो ग्रुप, मिडिल ग्रुप और लो ग्रुप, शहरी क्षेत्र में करीब करीब बराबर बराबर थे, मिडिल भी 2,000 और लो भी। और यहाँ पर कितना है ये 500, परंतु लो ग्रुप में 1,500। अब परसेंटेज वाइज देखें तो ये तो हो गया टोटल पॉपुलेशन का 20%, है ना। मिडिल ग्रुप, मेल, अर्बन, कौन से वाले, शहरी क्षेत्र में रहने वाले मेल, और मिडिल ग्रुप को बिलोंग करने वाले कितने थे 20%। फिर वहीं पर जो मेल है, रूरल एरिया के मेल और लो अर्बन, सॉरी रूरल एरिया के नहीं, शहरी क्षेत्र में रहने वाले मेल और लो ग्रुप वाले भी 20% है। परंतु वही जो मेल है रूरल एरिया के और मिडिल ग्रुप के, तो वो कितना है, ओनली 5%। परंतु जो मेल है रूरल एरिया के मेल लो ग्रुप वाले हैं, वो 15% है। इसी तरह से आपको ये पूरा ऐसा ऐसा चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आपके पास पॉपुलेशन फ्रेमवर्क आएगा, उस पॉपुलेशन फ्रेमवर्क में आपको ये तैयार करना पड़ेगा। तो फीमेल कितनी थी 6,000, तो मेल थे और 4,000 फीमेल, है ना। और उसमें से शहरी क्षेत्र में 2,000 थे और रूरल एरिया में भी महिलाएं कितनी मिली आपको, 2,000। मिडिल ग्रुप में 1,000, लो मिडिल ग्रुप में 1,000, तो 10% हो गए। परंतु वही रूरल एरिया में मिडिल ग्रुप में 500 है और लो ग्रुप में 150, 1,500 है, यहाँ पे जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 1,500। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 5% और ये 15% हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा पॉपुलेशन फ्रेम आपने तैयार किया, और फ्रेम करने के बाद आपने देखा यहाँ पे कितने स्टेट बन गए आपके, कितने कितने अलग अलग वर्ग बन गए, निश्चित वर्ग वर्ग बने होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे कितने वर्ग बन गए, 8 स्टेटा हो गए आउट ऑफ 10,000, क्लास नाइन्थ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ जबलपुर, ठीक है। तो सैंपल साइज आप कितना लेना है, मान लीजिए आपको सैंपल साइज चाहिए 2,000 आउट ऑफ 10,000, 10,000 बच्चों में से आपको कितने बच्चे चुनने हैं, 2,000 बच्चे चुनने हैं। तो ये तो आपने पॉपुलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया, जनसंख्या का एक ढांचा बनाया, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है।
इसके बाद देखते हैं। तो आप जब सैंपल्स लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पर आपको 10,000 में से कितने लेने हैं स्टूडेंट्स? 200 लेने, सॉरी। ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने आपका जो रेशो आपने अभी देखा था, है ना, कि कितना रेशो था वहां पर? 60% मेल मेंबर थे और 40% फीमेल मेंबर थे। तो उसी रेशो को ध्यान में रख के आपको 10,000 में से 2,000 मेल, 2,000 में से मेल सिलेक्ट करने 60%, और 40% फीमेल सिलेक्ट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर मेल स्टूडेंट्स कितने हुए? क्लास 9 के जो मेल स्टूडेंट है, आपने 2,000 हमको सैंपल साइज लेना है, उसमें 60% कैलकुलेट किया तो कितना है? 1,200। और 40% आपको गर्ल्स लेनी थी तो आपको 800। ये ध्यान रखेंगे। फिर इसमें आप इसको डिवाइड किया क्षेत्र के हिसाब से, रेजिडेंशियल बैकग्राउंड के हिसाब से, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन और रूरल। तो 1,200 में से फिर आपका जो परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट किया था वहां पर, उस परसेंटेज के हिसाब से फिर आपने यहाँ पे 720 आपके कितने आएंगे? मेल स्टूडेंट्स आएंगे। और रूरल एरिया में 480। ठीक है। फिर यहाँ पे भी 50-50% था यहाँ पे नीचे। ठीक है। तो यहाँ पर 20-20%, तो टोटल पॉपुलेशन का 20% यहाँ आएगा, 20% लो, मिडिल ग्रुप में लो बराबर। ठीक है। पर रूरल एरिया में यहाँ पे कहता था 5%। तो कितने हुए रूरल एरिया में? मेल 120 यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स हुए, और 360, 15% यहाँ पर आके मेल स्टूडेंट्स हुए। ठीक है। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस आपने गर्ल्स को, फीमेल को सिलेक्ट करते समय लेगा। एक टोटल 800 है। 800 का फिर आपने यहाँ पे डिवाइड हुआ, आपने यहाँ पे लिया बराबरी से, 50-50% था 800 का। तो अर्बन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में से, ठीक है, 400 आपने फीमेल स्टूडेंट्स लिए शहरी क्षेत्र से, 400 आपने लिए ग्रामीण क्षेत्र से। फिर मिडिल ग्रुप, इन मिडिल इनकम वाले और लो इनकम ग्रुप वाले को देखा, तो उनमें से आपने फिर परसेंटेज बराबर था इक्वली, तो 200 आपने मिडिल ग्रुप से लिया और लो इनकम वाले ग्रुप से आपने 200 लिया। ठीक है। रूरल एरिया में भी सेम आपने यहाँ पे किया, तो यहाँ पर आपका 5% था तो 100 यहाँ पे आया, और 15% था तो 300 यहाँ पे आया। इन सबको आप टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा? सारे स्टूडेंट्स को हुए 2,000। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो ये प्रोसेस होगा। आप आपने जो पहले आपने टोटल जो पॉपुलेशन फ्रेम बनाया था, उस पॉपुलेशन में जो परसेंटेज आया था, उस परसेंटेज के हिसाब से आपने उसी 8 अलग अलग वर्ग बने थे, स्ट्रेटा बने थे, उसी का परसेंटेज को ध्यान में रखे आपने फिर सैंपल का चुनाव करेंगे। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे देखते हैं इस चीज को, कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब इस विधि के क्या लाभ है। तो इसमें ये मेथड जो है बहुत सिंपल है, वेरी सरल, बहुत सरल विधि है इसको उपयोग में लाना, क्योंकि इट इज सिंपल टू यूज, द पॉपुलेशन इज इवनली सैंपल्ड, है ना, बिल्कुल इवनली सैंपल्ड है, आसानी से आपको उपलब्ध हो जा रही है। सैंपल यूजुअली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, और ऐसी स्थिति में जब आप चुनते हैं, तो जो भी न्यायाधीश आपने चुना, सैंपल लिया, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल, आसानी से हम अपन स्टैंडर्ड एरर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड एरर कितनी आ रही है ना। तो इसलिए ये जो विधि है कैसी है? इट इज ए साइंटिफिक मेथड, रिजल्ट आर मोर रिलायबल, वैज्ञानिक विधि है, और जो भी हमारे पास परिणाम प्राप्त होते हैं, वो परिणाम हम कह सकते हैं ज्यादा वैध है, ज्यादा विश्वसनीय है। अब इसके दोष क्या क्या, डिसएडवांटेजेस? ये जो मेथड यूज कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैन इंटरेक्ट विद द हिडन पीरियोडिक ट्रेड्स विद इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, कि जो जिस जिस गुण को हमने नहीं लिया है ना, जिस शील गुण को हम देख ही नहीं रहे, परंतु वो उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में वो छुपा हुआ है, परंतु हमारे परिणामों को वो प्रभावित करता है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। और व्हेन रेशियो ऑफ ईच स्टेटा एंड टोटल पॉपुलेशन इज नॉट इक्वल, है ना, तो जैसे मैंने अभी बताया ना, जो पॉपुलेशन में जो टोटल पॉपुलेशन फ्रेमवर्क बनाए, उसमें जो स्टेटा का रेशो है, उसी रेशो को हमको सैंपल को सिलेक्ट करते समय ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अगर आप नहीं रख रहे हैं, इक्वल नहीं रख रहे हैं, तो फिर वो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा सैंपल हमने ड्रॉ किया, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पॉपुलेशन का।
ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, जो रेशो पॉपुलेशन फ्रेमवर्क में था मेल फीमेल का, या रेसिडेंशियल बैकग्राउंड का, या फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, है ना, या तो उसमें आप वही रेशो चयन करते समय कहा यहाँ भी ध्यान रखेंगे सैंपल में, कि उसी रेशो में ही आप उस ग्रुप से उठाएं, है ना। तो आपको मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते समय, जेंडर को लेते समय भी ध्यान रखेंगे कि जिस रेशो में हमारे पास पॉपुलेशन में, उसी रेशो में हम उस स्कूल से मेल मेंबर्स को उठाएं, उतने ही फीमेल मेंबर्स को सिलेक्ट करें। ठीक। तो ये इसके लाभ और नुकसान है इस विधि के। समझ में आ रही है आपको ये चीज? चलिए, बस इसमें आप जो भी सैंपल उसका परसेंटेज जरूर ध्यान में रखेंगे, पॉपुलेशन जितना है रेशो, उसी रेशो में आप उसको लेंगे। अगली मेथड है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर को आप हिंदी में भी क्लस्टर तकनीकी भी ही कहते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग को आप तभी यूज करेंगे, इट इज यूज व्हेन द पॉपुलेशन इज वाइड स्प्रेड एंड नॉर्मली डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड क्लस्टर और ग्रुप्स। मतलब जब आपका समूह कैसा हो, बहुत विविध तरीके से फैला हुआ है, दूर दूर तक फैला हुआ है, परंतु आपका जो पूरा पॉपुलेशन है वो छोटे छोटे क्लस्टर्स में समान रूप से डिवाइड है, ऑलरेडी पहले से डिवाइड है, विद द हेल्प ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो आप क्या करेंगे कि ना, आप उसको वेल डिफाइंड क्लस्टर होंगे, और वो भी कैसे, रैंडमली है ना, और स्ट्रेटिफाइड है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई भी जो रिसर्चर है वो काम करना चाह रहा है कि ना, जो प्रिंसिपल है, प्राचार्य है हाई स्कूल, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं हाई स्कूल के, उनके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं रिसर्चर, मान लीजिए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप देखिए, सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश पहले से ही 55 डिस्ट्रिक्ट्स में विभाजित है। ठीक है ना। तो ये लिस्ट आपको इजीली अवेलेबल है, पहले से ही अवेलेबल है ना। तो एमपी इज डिवाइडेड इनटू वेल डिफाइंड 55 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज अवेलेबल, है ना, वो आपको उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि आपके पास तो ये एक, तो आपके पास ये स्टेटा बने हुए हैं, है ना। तो आप उसमें से, उस लिस्ट में से जो 55 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से आप रैंडमली आप सिलेक्ट करेंगे, है ना। मान लीजिए आपको एक चाहिए या दो चाहिए या तीन चाहिए, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स को आप ना रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसर्चर कैन सेलेक्ट वन और मोर डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर रैंडमली। तो आप यहाँ पे चिट बना के भी उठा सकते हैं। ठीक है ना। आपने चिट बनाया, और चिट में से आपने उसको कंटेनर में डाला, और शेक करके आपने कोई भी दो या तीन चिट उठा लिया, एक चिट उठा लिया, और वो आपका क्या हो जाएगा, टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी बात आप करेंगे, ऑल प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल विद इन द चूजन क्लस्टर आर द मेंबर ऑफ सैंपल ऑटोमेटिकली, है ना। जो भी आपके पास चिट निकली, उस चिट के, उस डिस्ट्रिक्ट के में जितने भी हाई स्कूल हैं, उस हाई स्कूल के भी जितने भी मेंबर है, प्रिंसिपल से, वो आपके सैंपल हो गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा हमको, कि डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके पहले हमने कौन सी बैठा पढ़ रहे थे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बहुत बारीक महीन सा अंतर है, उसको अंतर को आपको समझना बहुत अनिवार्य है। क्लस्टर टेम्पलिंग सैम्पलिंग जो होती है, क्लस्टर जो न्यायाधीश चयन प्रक्रिया है, उसमें ट्रीटेड एज द सैंपल यूनिट, ना, treated as the sampling unit, so analyze is done on population of cluster। जो होल पॉपुलेशन है उसमें क्या कर रहे हैं आप, उसमें क्लस्टर्स बने हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एटलीस्ट इन द फर्स्ट स्टेज में तो ऑटोमेटिकली वो चीज डिवाइडेड आपको मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है ना। एंड सब्जेक्ट्स ऑफ सिलेक्टेड क्लस्टर आर स्टडीज, केवल क्या करना है आपको, जो क्लस्टर पहले से ही बने हुए हैं, उनमें से कोई भी एक क्लस्टर आप रैंडमली उठा रहे हैं, और उस क्लस्टर को ही फिर आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, इट इज रिड्यूस कॉस्ट बाय सैम्पलिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो स्ट्रेटा बने हुए थे, है ना, क्लस्टर बने हुए थे, उन क्लस्टर में से आपने रैंडमली एक या दो को, और या ज्यादा जितने भी समूह को आपने चुना, और उन सबको फिर आपने उनके ऊपर पूरा फिर काम किया। किंतु स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या करते हैं, द एनालिसिस इज डन ऑन सब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम सीधे सीधे काम करते हैं, जो भी हमारे पास
सब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर एनालाइज करते हैं विद इन द स्ट्रेटा, एंड रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द स्ट्रेटा। ठीक है ना। तो रैंडम सैंपल भी हम कहाँ सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा स्ट्रेटा जो वर्ग बने थे हम वर्ग में से ही रेशो को ध्यान में रखकर ही चुनते हैं। और इट इज टू इंक्रीज प्रिसीजन, इसमें क्या होता है कि शुद्धता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये दोनों में अंतर होता है क्लस्टर सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में हमारे पास क्लस्टर बने हुए हैं, उन क्लस्टर में से रैंडमली हम उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको जो हमारे पास सिलेक्ट होता है उसको फिर हम सैंपलिंग के लिए लेते हैं। परंतु स्ट्रेटिफाइड में हम सिस्टमेटिकली रेशो को बेस बनाकर आप उसमें सिलेक्ट करते हैं। और रेशो के आधार पर आप सैंपल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट चीज बढ़ जाती है आपकी। अब इस सैंपल टेक्निक्स का आप देखते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। तो ये जनरेटिंग सैम्पलिंग फ्रेम और क्लस्टर इज इकोनॉमिकल, एंड सैम्पलिंग फ्रेम इज ऑफन रेडिली अवेलेबल एट क्लस्टर लेवल। है ना, जो भी आपने सैंपल फ्रेम था जो जनरेट किया, क्लस्टर इज आपको इकोनॉमिक पड़ता है ना, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी पहले से बने बनाए हैं। फिर सैम्पलिंग फ्रेम इज आपको रेडिली बना बनाया मिल रहा है, ठीक है, क्लस्टर लेवल पर। दूसरी बात, ये मोस्ट इकोनॉमिकल है और टाइम सेविंग है फ्रॉम द सैम्पलिंग, है ना। तो बहुत हमको सस्ता पड़ता है, मतलब पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता और समय की भी बचत होती है। इसमें दोष है इसमें इस टेक्निक में कि जो सैंपल में नॉट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ये हो सकता है कि जो आप ना जो क्लस्टर ले रहे हैं हो सकता है वो डाइवर्सिटी को, पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को सही सही तरीके से रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। अदर एलिमेंट इन द सेम क्लस्टर में शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी बात हो सकती है कि जो क्लस्टर हमने चुने तो दोनों क्लस्टर में करीब करीब सिमिलर कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, है ना, किसी तीसरे में कुछ और है अलग, है ना। तो ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। प्रोवाइड लेस इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन देन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द सेम साइज। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में आपने क्या देखा था कि आपने रेशो निकाला था, है ना, पॉपुलेशन फ्रेम में ये रेशो है, फिर सैंपल में भी आप उस रेशो को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा अच्छी आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में मिलती है, एक्यूरेट, उसमें मिलने की संभावना कम होती है। चौथी बात, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट्स आर हाई एज कंपेयर द अदर अदर सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक समझ में आ रही, जो दूसरी विधि हमने अभी पढ़ी थी उन विधियों के मुकाबले में यहाँ पर आपकी दूसरी विधियों की अपेक्षा इसमें जो स्टैंडर्ड एरर है वो ज्यादा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक जैसे आप अलग अलग स्तरों में न्यायाधीश प्रक्रिया को कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें बात आती है कि इट इज यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज वाइड स्प्रेड, फैला हुआ है। इट इज नॉट पॉसिबल टू लिस्ट ऑल मेंबर ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट। इतना ज्यादा फैला हुआ है आपका पास जनसंख्या कि सारे मेंबरों की आपको लिस्ट आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही, बहुत डिफिकल्ट टास्क है इसको बनाना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये कैसी प्रोसेस हो गई, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग से थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है इसमें। क्योंकि क्यों जटिल है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 स्टेजेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल, सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए 2 या 3 स्टेजेस को हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए मल्टी स्टेज कहलाती है, जहां पर कि बहुत वाइडली है और हमको अपना सैंपल चुनने के लिए 2 या 3 स्टेज में सैंपल को सिलेक्ट कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाह रहे हैं, अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम इन डिसिप्लिन बाय, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल, उत्तर प्रदेश के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अनुशासन से संबंधित समस्या और वो जो फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आपने डिस्ट्रिक्ट तो उत्तर प्रदेश के तय है ना, उनमें से आपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। सपोज 14 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट, आपने 14 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया रैंडमली, है ना, आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट में से। ठीक है, उन 14 डिस्ट्रिक्ट में से जितने भी हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको आपने यहाँ पे लिया। सेकेंड स्टेज में अब आप क्या करेंगे, द हाई स्कूल, जो जितने भी हाई स्कूल है वो सभी हाई स्कूल पे तो काम कर पाना संभव नहीं है, तो हाई स्कूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स आर सिलेक्टेड रैंडमली। फिर आपने चिट तैयार की सबकी, और उन चिट बनाने के बाद आपने हाई स्कूलों को सिलेक्ट किया रैंडमली। फिर थर्ड स्टेज में अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे लिस्ट आ गई प्रिंसिपल्स की।
ठीक है। अब जब प्रिंसिपल्स की लिस्ट आ गई, अब आपने उनकी लिस्ट तैयार की, उनकी आपने चिट बनाई, फिर आपने उनको रैंडमली प्रिंसिपल को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखिए कितने स्टेज में आपने सैंपल को सिलेक्ट किया। फर्स्ट स्टेज में उत्तर प्रदेश के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी आपको मालूम था कि वहां पे 75 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से आपने रैंडमली 14 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया। दूसरे स्टेज में आपने हाई स्कूल को आपने रैंडमली सिलेक्ट किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है ना। जो 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी हाई स्कूल थे उनके आपने लिस्ट तैयार की और उनमें से आपने रैंडमली सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपने थर्ड स्टेज में प्रिंसिपल्स थे, उन जो सिलेक्टेड हाई स्कूल हैं उनमें जितने भी प्रिंसिपल थे उनकी लिस्ट तैयार की और उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स को आपने सिलेक्ट किया। तो इस स्टेज में, 3 स्टेज में आपकी ये स्टेज पूरी कंप्लीट होती है। तो ये कहलाती है आपकी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। अब इस विधि के देखते हैं गुण क्या है और इसमें दोष क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नो डाउट इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, फीजिबल एंड इजी टू फाइंड सैम्पलिंग यूनिट। इसमें कोई शक नहीं, अगर आप व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं, सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये हमको बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं पड़ती है। इसमें से हम अपने आसानी से उसमें अगर ये चीज सही नहीं लग रही तो उसको फीजिबल है, आप उसको दूसरा ले सकते हैं। और इजी टू फाइंड सैम्पलिंग यूनिट, ये सैम्पलिंग यूनिट हमको लेना आसानी से हमको उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो भी हमने यूनिट सिलेक्ट हुए, क्योंकि रैंडमली है फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक, थर्ड स्टेज तक, तो ये ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं होल पॉपुलेशन को, और इट इज मोर एक्यूरेट देन अदर क्लस्टर सैम्पलिंग ऑफ द सेम साइज, है ना। क्लस्टर सैम्पलिंग में की अपेक्षा ज्यादा ये एक्यूरेसी इसकी हाई होती है। इसमें भी परंतु कुछ दोष होते हैं। सबसे बड़ा जो दोष देख आता है, मोर टेस्टिंग इज डिफिकल्ट टू डू, है ना। इसमें हम बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं कर सकते। फर्दर एनालिसिस इज डिफिकल्ट, है ना। फिर अगर और आगे काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कठिनाई थी कई बार। तो इस मेथड की ये कुछ दोष भी है, ठीक है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें कि हम 2 या 3 तरह की रैंडम सैम्पलिंग को एक ही जगह इस्तेमाल करके उस टेक्निक को आगे काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग यूज करें, तो रैंडम सैम्पलिंग यूज करते समय कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदु को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी शुड बी क्लियरली एंड स्पेसिफिकली डिस्क्राइब इन डिटेल। मतलब काम शुरू करने से पहले हमारे पास, हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हमारा वेरिएबल क्या है, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, उसमें किन के ऊपर आप कार्य करेंगे, है ना। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके, है ना, विषय क्या है, उनके बारे में आपके पास पूरा क्लियर कट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डिटेल। दूसरी बात, पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। जो पॉपुलेशन है सैंपल का, कैसा होना चाहिए, बहुत सही तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, है ना। पॉपुलेशन फ्रेमवर्क उसके पास सही सही होना चाहिए। तीसरी बात, सैंपलिंग प्रोसीजर शुड बी क्लियरली डिफाइंड। किस विधि का वो प्रयोग करेगा और वो क्यों करेगा, किस लिए करेगा और कैसे करेगा, इन सब बातों का जवाब उसके पास होना चाहिए। दैट मीन्स जो रिसर्चर है उसको, वो जो भी टेक्निक यूज कर रहा है उसको उसको सही तरीके से न्यायोचित ठहरा पाए, जस्टिफाई करना चाहिए उसको सही से। फिर इसके बाद ध्यान होना चाहिए, इफ क्वेश्चनर इज यूज, मान लीजिए आप सैंपल में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कोई क्वेश्चनर यूज कर रहे हैं, है ना, प्रश्नावली यूज कर रहे हैं, तो देन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट परसेंटेज ऑफ फील्ड क्वेश्चनर रिसीव्ड। ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए कि आपके पास क्वेश्चनर, मान लीजिए आपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहे थे प्रॉब्लम देखने के लिए, उनके पास आपने क्वेश्चनर भेजा, तो आपने जो परसेंटेज चुना था और उसके बाद आपके पास कितने परसेंटेज में आपने भरे हुए क्वेश्चनर आपको वापस मिले, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी फ्री ऑफ बायस। जो भी आप सब्जेक्ट चुनाव करेंगे, अपना न्यायाधीश चुनेंगे, वो कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड, ठीक है ना। जो भी आप प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, वो जो आपका जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, समस्या कथन है, उसी के अनुरूप आप सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करेंगे, जो कि सही सही इसका आप न्यायोचित जवाब दे सकें। साथ ही साथ देयर शुड बी एन एडिक्वेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स।
सही मात्रा में आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या जैसे उस समस्या को वो पूरा फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो परिणाम आ रहे हैं उनको आप सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एडिक्वेट नंबर मतलब सही मात्रा में आपके पास सैंपल का चुनाव होना जरूरी है। तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे सैंपल इकट्ठा करते समय, ठीक है। तो आज हम लोग ने अभी बात की रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार अलग अलग विधियों की बात की। तो उसमें हमने सबसे पहले रैंडम टेक्निक में आप लोग को रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, कब इसको यूज कर सकते हैं ना, फिर रैंडम नंबर टेबल की बात की, कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स की बात की, साथ ही साथ इसके गुण और दोषों की भी चर्चा की। फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है ना, व्यवस्थित न्यायदर्श चयन प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में चर्चा की। फिर यहाँ पर आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे यूज कर सकते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है ना, दोनों में क्या अंतर होता है इसको जानने की कोशिश की। और तब हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हमने स्टडी की, ठीक है ना। और किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे अपने सैंपल को चुनाव करते समय, उसकी चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और वीडियो खत्म होने के बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।